हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग कर रहे बिहार STAT की तैयारी हिंदी पेपर की। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां कौन कौन सी है। ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसे कई एग्जामों में क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसमें हर चीज को हम लोग अच्छे से जानेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और तथ्यों को समझना जो है वो काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है टाइम के हिसाब से, क्योंकि हम लोग याद नहीं कर सकते हर चीज को, तो समझना काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग हर तथ्य को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बोली है क्या, बोली कहते किसे हैं। तो एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा जो है वह बोली कहलाती है। क्या कहलाती है? बोली। एक छोटे क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वह बोली कहलाती है। और बोली में साहित्य रचना नहीं हो सकती क्योंकि वह छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए बोली में जो है साहित्य रचना नहीं होती है। अब आती है बात कि उपभाषा किसे कहते हैं। तो उपभाषा क्या है? तो अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और उस क्षेत्र का विस्तार हो जाता है तो वह बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है। क्या हो गया कि बोली जो है वह छोटे क्षेत्र में बोली जाती है और उसमें साहित्य रचना नहीं हो सकती है। जब बोली से थोड़ा विस्तार रूप हो जाता है, जब उसे थोड़ा विस्तार हो जाता है और साहित्य रचनाएं उसमें होने लगती है तो वह जो है क्या हो जाता है? उपभाषा बन जाती है। उसके बाद भाषा क्या है? तो साहित्यकार जब उस उपभाषा को अपने साहित्य के द्वारा परिनिश्चित सर्वमान्य रूप प्रदान करते हैं तथा उसका और क्षेत्र विस्तार हो जाता है तो वह भाषा कहलाने लगती है। वैसे भाषा की परिभाषा हम लोगों ने बहुत सारी पढ़ी है, अच्छी अच्छी परिभाषाएं हम लोगों ने पढ़ी है, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग उपभाषाएं एवं बोलियां को जब देख रहे हैं, उसे जान रहे हैं, तो उस अर्थ में हमें भाषा को समझना होगा कि भाषा है क्या। तो बोली जो है वो छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, उससे थोड़ा विस्तार हुआ तो उपभाषाएं हो गई, उससे उपभाषाएं से थोड़ा और क्षेत्र विस्तार हो गया तो वो क्या बन गई? भाषा बन गई। ठीक है, समझ गई तीनों चीज को। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार, कि एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती है। ये काफी इम्पोर्टेंट है कि एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती है तथा एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियों का निर्माण होता है, या कहें कि कई बोलियां होती है। दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर इसमें घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस प्रकार से पूछा जाता है कि एक भाषा के अंतर्गत, नहीं माफ कीजिएगा, क्वेश्चन ऐसा रहता है उल्टा, अगर क्वेश्चन पूछना हो दिमाग को थोड़ा घुमाने वाला, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक उपभाषा के अंतर्गत कितनी भाषाएं होती है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि एक भाषा के अंतर्गत बहुत सारी उपभाषाएं होती है, ना कि उपभाषा के अंतर्गत भाषा। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ना कि उपभाषा से थोड़ा सा क्षेत्र विस्तार हुआ तो वह भाषा का रूप ले लिया, है ना, और बोली से थोड़ा सा क्षेत्र विस्तार हुआ तो क्या हो गया? उपभाषा बन गया। तो उसी प्रकार उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती है। तो दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना है। इस चीज को क्लियर करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये दोनों लाइन, कि एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती है और एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती है। अब हम लोग देखेंगे हिंदी की बोलियां, वर्गीकरण तथा उसका क्षेत्र। कौन कौन सी हिंदी की बोलियां हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा कि एक उपभाषा के अंतर्गत कई सारी बोलियां का निर्माण होता है, कई सारी जो है बोलियां एक उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, है ना। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी है? पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी है। और इन 5 नामों को आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो आजकल के पूछे जाते हैं, क्वेश्चन इस प्रकार से आ रहा है, जैसे कि नेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जा रहे हैं कि जैसे कि आपको 3 ऑप्शन जो है वो सही दे दिया जाएगा, एक ऑप्शन जो इसमें गलत रहेगा और इसमें से पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सी एक उपभाषाएं नहीं है। तो आपको इन 5 नाम को याद रखना है। इसके लिए अगर आपको ये 5 नाम याद रहेंगे तभी आप आंसर सही लगा पाएंगे, क्योंकि आपको मालूम हो जाएगा कि उपभाषाएं जो है कौन कौन सी होती है और इसमें आंसर जो है कौन सा गलत दिया गया है। तो इन 5 नामों को आपको बिल्कुल याद रखना है कि 5 उपभाषाएं होती है। कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। अब हम देखेंगे
कि इन सभी उपभाषाओं के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो पश्चिमी हिंदी सबसे पहले देखेंगे कि इसका जो विकास हुआ है कैसे हुआ है। तो पश्चिमी हिंदी एक उपभाषा है और इसका विकास जो हुआ है शोर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। किस अपभ्रंश से? शोर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। बिल्कुल आप इसे ध्यान में रखेंगे कि शोर सैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। अब देखते हैं कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है कौरबी, ब्रज, हरियाणी, बुंदेली और कन्नौजी। इन सभी बोलियों का जो निर्माण होता है, या कहें कि इन सभी बोलियां के बारे में जो हम लोग देख रहे हैं, सभी बोलियां पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। बिल्कुल आप इसे याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन जो है अक्सर ये पूछा जाता है कि कौरबी हिंदी जो है वह किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो कौरबी जो है किस भाषा के अंतर्गत आती है, या फिर ऐसा पूछा जाएगा क्वेश्चन कि कौरबी बोली जो है वह किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो पश्चिमी हिंदी की उपभाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है। अब है पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी जो है इस उपभाषा के अंतर्गत देखते हैं कि कौन कौन सी बोलियों की गणना की जाती है। तो पहली है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियां। तो अक्सर आप क्वेश्चन देखेंगे ना, किसी भी जैसे कि हो गया नवोदय विद्यालय का टेट का एग्जाम हो गया, या फिर टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, तो उसमें आप देखेंगे कि अक्सर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि अवधी जो है किस उपभाषा के अंतर्गत ये बोली आती है। अवधी बोली जो है किस भाषा के अंतर्गत या किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है, ये भी पूछा गया है, लेकिन अधिकतर आपको ये जो देखने को मिल जाएगा पूर्वी हिंदी के बारे में। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे, पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियों की गणना की जाती है। इसके बाद है राजस्थानी हिंदी। तो राजस्थानी हिंदी जो है इस उपभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है। तो इस उपभाषा के अंतर्गत आती है मरवाड़ी, मेवाती, मेवाड़ी, हाथोड़ी और जयपुरी। इन सभी बोलियों की गणना की जाती है राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत। और ये देखिए, नाम याद रखना काफी थोड़ा सा आसान है, इसलिए क्योंकि म सब में आ रहा है। मरवाड़ी, मेवाती, मेवाड़ी, हाथोड़ी, जयपुरी, बिल्कुल लगभग सेम लग रहा है नाम। तो याद रखना काफी आसान है, क्योंकि 2-3 बार आप इसे देखेंगे या फिर पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल दिमाग में जो है सेट हो जाएगा कि यह जो है, जैसे क्वेश्चन अगर आप पूछ दिया जाए कि मरवाड़ी जो है किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो राजस्थानी। तो मरवाड़ी, मेवाती, मेवाड़ी, हाथोड़ी, ये सब जो है क्या है, जयपुरी राजस्थानी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। इन सभी बोलियों का निर्माण जो है इसी के अंतर्गत होता है। इसके बाद है पहाड़ी हिंदी। तो पहाड़ी हिंदी की 3 स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन सा? पश्चिमी, पूर्वी और मध्य। तो पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत जो है हिमाचल प्रदेश की अनेक बोलियों की गणना की जाती है। कई बार ये क्वेश्चन में आ जाता है कि हिमाचल प्रदेश की अनेक बोलियों की गणना किसके अंतर्गत की जाती है। तो पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत की जाती है। और पश्चिमी पहाड़ी जो है कौन सी उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, बिल्कुल इसे जो है आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है पूर्वी। तो पूर्वी पहाड़ी ही नेपाली है, जिसे कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में स्थान प्राप्त है। तो पूर्वी पहाड़ी के अंतर्गत कौन सा है? नेपाली बोली जो है वही आती है। और नेपाली बोली को जो है भारतीय संविधान की 8वीं सूची में भी स्थान मिला है इसे। इसके बाद है मध्य पहाड़ी। इसके अंतर्गत 2 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी? तो कुमाऊनी है और गढ़वाली है। और देखिए एक बात, इसमें मैं एक ट्रिक बता देती हूँ। ट्रिक यह है कि पहाड़ी हिंदी जैसी आपके सामने आ जाए कि क्वेश्चन की पहाड़ी हिंदी, यानी ऐसा कि ये जो बोली है किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो इन सभी बोलियों को तो आपको ध्यान में रखना होगा। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियों की गणना की जाती है, तो जैसे ही आपके सामने ये हिमाचल प्रदेश दिख जाएगा, या फिर नेपाल दिख जाएगा, या फिर जैसे कि मध्य पहाड़ी में कुमाऊनी या गढ़वाली दिख जाएगा, तो ये सब भी आप एक तरह से दिमाग लगा सकते हैं कि ये पहाड़ी वाला इलाका है, तो पहाड़ी वाली जो भाषा है या बोली है इसी के अंतर्गत आएगी। तो ये एक ट्रिक है। अब है लास्ट हमारा बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी जो उपभाषाएं हैं इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियों की गणना की जाती है? तो बिहार है, झारखंड है और उत्तर यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के भूभाग में जो बोली जाती है वही उपभाषाएं या कहे कि वही बोली की गणना इसमें की जाती है। तो बिहारी से नाम से ही तात्पर्य है, और बिहार की जितनी भी बोलियां हैं, झारखंड की जितनी भी बोलियां हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश की जितने भी भूभाग में बोली जाती है बोलियां, उन सभी बोलियों की गणना जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत या कहेंगे बिहारी उपभाषा के अंतर्गत की जाती है। जैसे कि भोजपुरी,
महगई और मैथिली, इन सभी नामों से तो आप बिल्कुल परिचित है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भोजपुरी, महगई और मैथिली जो है किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो बिहारी उपभाषा के अंतर्गत आती है। या आपसे ये पूछ लिया जाए कि बिहारी उपभाषाएं में शामिल है कौन सी बोली, जैसे ऑप्शन रह जाएगा आपके पास भोजपुरी, तो बिल्कुल आप लगा देंगे। महगई रह जाएगा तो ये भी आप बिल्कुल लगा देंगे। मैथिली रहेगा तो ये भी आप बिल्कुल लगा देंगे आसानी से। तो आज का ये जो टॉपिक है यहीं पे हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग और भी कुछ करेंगे। तो आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी जरूर हमें कमेंट करके बताएं, और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, उन्हें भी बताएं इस चैनल के बारे में। क्योंकि मैं जो है ना, बिल्कुल अभी टाइम कम है तो मैं सोच रही हूँ कि बिल्कुल आपको समझाते हुए, हर एक टॉपिक को समझाते हुए आगे बढ़ूं। क्योंकि इसके जो वीडियो है, अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं या फिर अच्छे से आप चाहते हैं नोट्स वगैरह, तो इसके पहले भी मैंने इन सभी का वीडियो डाला है। तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।